मैं किशन एक बार पुनः आपके इस प्यारे से एजुकेशन चैनल टारगेट पॉइंट फील्ड स्टडी में आपका स्वागत करते हैं। आज एक नए टॉपिक के साथ हम आपसे बातें करेंगे जिसमें हम गॉस की तरफ बढ़ रहे हैं, गॉस थ्योरम की तरफ। तो गॉस थ्योरम को बताने से पहले कुछ चीजों पे हम बातें करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स रियलिटी में इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या। उससे पहले मैं आपको एक बहुत अच्छा केस, जिसको अभी तक छोटे कक्षा से लेके कक्षा 11 तक अभी हम उस कंपोनेंट को या उस क्वांटिटी को हम क्या कर रहे थे, स्केलर क्वांटिटी में ट्रीट कर रहे थे, बट अब एक नए फॉर्म में हम इसको यूज करेंगे या एक नई जानकारी आपको देंगे कि जो एरिया है वो है वेक्टर क्वांटिटी का है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे, किस प्रकार से हम उसका एरिया का दिशा लेंगे, वो सारी बातें हम आपसे करेंगे। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 12 में भी 11 कंप्लीट हुआ, 12 या 11। फिर उसी को हम उसी के अंतर्गत हम आज आपसे बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। उससे पहले उसी के अंतर्गत कह ले कि एरिया वेक्टर क्या होता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर वर्ग ले लिया, ठीक है, और ये वर्ग हमारा ये वर्ग ले लिया और इसकी जो साइड है वो कितनी है, 2 मीटर की है, 2 मीटर की है। अब यदि मैं आपसे कहूं कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप कहोगे क्या, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, भुजा गुणे भुजा या भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा भुजा का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, 4 मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रही। वैसे ही मैं आपसे कहूं कि एक रेक्टेंगल में ले लूं, आयत ले लूं, और ये कह रहा हूं कि ये वाली जो इसकी साइड है, जो इसकी चौड़ाई है वो मान लिया 2 मीटर है और जो इसकी लंबाई है वो मान लिया 3 मीटर है। तो जो इसका एरिया आना है वो 6 मीटर, 6 मीटर स्क्वायर, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल। बट मैं आपसे कह रहा हूं कि जो एरिया है वो एक वेक्टर कंपोनेंट है, और जब हम किसी वेक्टर कंपोनेंट की बात करते हैं तो वो उसका मैग्नीट्यूड होता है और साथ ही इसके क्या होता है, एन का कैप यानी डायरेक्शन होता है, साथ ही में क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो वेक्टर कंपोनेंट में क्या होता है, परिमाण होता है और क्या होती है, दिशा होती है। तो यहां पे हम स्क्वायर का परिमाण तो हम जान रहे हैं, स्क्वायर का परिमाण जान रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसकी दिशा क्या है, इसकी दिशा क्या है, उस दिशा को यदि हम जाने, यदि मैं इस साइड के अनुसार देखूं तो इसकी दिशा ये होनी चाहिए, यदि मैं इस साइड के अनुसार देखूं तो इसकी दिशा ये होनी चाहिए, यदि मैं इस साइड के अनुसार देखूं तो इसकी दिशा ये होनी चाहिए, और यदि इस साइड के अनुसार देखें तो इसकी दिशा ये होनी चाहिए। एक्चुअली इसका डायरेक्शन क्या होगा, वो क्या होगा, उसी के डायरेक्शन को, जब हम उसी डायरेक्शन को एक्चुअल में इसके डायरेक्शन को इसके मैग्नीट्यूड के साथ रख कर हम उस एरिया को एरिया वेक्टर के रूप में बदल देते हैं। क्षेत्रफल सदिश हिंदी में इसको कहते हैं, क्षेत्रफल सदिश, ठीक है। यानी यहां कहा गया हमसे कि जो क्षेत्रफल होगा वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वो कैसी है, सॉरी स्केलर क्वांटिटी नहीं है, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी के विषय में हम एक छोटी सी बात जानते हैं, वो बात क्या जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी में परिमाण होता है और क्या होती है, दिशा होती है, यानी मैग्नीट्यूड मिलेगा और डायरेक्शन मिलेगा।
तो उसी के अंतर्गत मैं आपसे बातें कर रहा। वैसे इसका डायरेक्शन लेना है तो ये इधर की तरफ हो सकता है, इधर की तरफ हो सकता है, इधर हो सकता है और इधर हो सकता है। एक्चुअल में इसकी दिशा क्या होगी उस बात को ही हमें जानना है कि एरिया वेक्टर के रेफरेंस में, ठीक है। तो एरिया वेक्टर अब उसी को बात कर रहा, एरिया वेक्टर के विषय में मैं बताने जा रहा। तो एरिया को जब हम वेक्टर कंपोनेंट में ट्रीट करेंगे तो कैसे ट्रीट करेंगे उस चीज को देख लेते हैं। तो ये तो हुआ स्केलर फॉर्म, लेकिन मैं कह रहा हूं वेक्टर फॉर्म के अंतर्गत। तो अभी वेक्टर दिखा देते हैं। तो एक छोटी सी बात आज दिमाग में आप ये भी रख लीजिए कि जो एरिया होती है वो एक सदिश राशि होती है, जो क्षेत्रफल होती है वो क्या होती है, एक सदिश राशि होती है। अदिश राशि के रूप में छोटे कक्षा में हम लोग यूज करते आ रहे थे, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं किस प्रकार सदिश राशि के रूप में। जैसे हमने मान लिया ये एक्स एक्सिस है, ये इसका वाई एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस है। और ये हमने मान लिया कि वाई एक्सिस है, और यहां पे हमने मान लिया ये इसकी जेड एक्सिस है, ठीक है। और मैं इस प्लेन पर बात समझ में आ रही, एक्स वाई प्लेन पे हमने एक स्क्वायर रख दिया, एक्स वाई प्लेन पे हमने एक स्क्वायर रख दिया, यानी ये वाला प्लेन समझ में आ रहा है। एक्स वाई प्लेन का मतलब समझ में आ रहा है, ये वाला प्लेन, ये पूरा प्लेन ना वाल ये है जैसे। तो यहां पे क्या है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, हमने स्क्वायर इसी पे ऐसे ला के रखा है। जेड एक्सिस तो ऐसे बाहर की तरफ है, जेड एक्सिस कहां है, बाहर की तरफ। बातें समझ में आ रही। ये जैसे हमारे इस व्हाइट बोर्ड की ये जो लंबाई है ये क्या हो गई, एक्स एक्सिस। व्हाइट बोर्ड की जो ये चौड़ाई है ये क्या है, वाई एक्सिस है। तो ये हो गया एक्स वाई प्लेन। तो ये जो व्हाइट बोर्ड है हमारा ये कैसा है, एक्स वाई प्लेन में। बट यहां ये क्या है, जेड एक्सिस है। तो ये आपका क्या होगा, मैथमेटिकल प्रोसेस है, उसके रूप में आप जानते होंगे, 12 में आ गए हैं तो ये सारी चीजें तो पता होगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें पता है। तो हमने एक स्क्वायर ले लिया और इस स्क्वायर का जो साइड माना वो क्या है, ए बी, और ये मान लिया डी। इसकी साइड हमने मान ली ए, इसकी साइड हमने मान ली क्या है, ए। तो अब इसका मैं आपसे क्षेत्रफल की बात करूं, नॉर्मल वे में क्षेत्रफल की मैं आपसे बातें करूं तो क्षेत्रफल इसका होता है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, ए स्क्वायर। ये तो हो गया स्केलर फॉर्म में, ये तो हो गया स्केलर फॉर्म में ना। अब सीधी सी एक बात और जान ले, ये हो रहा है क्या कि वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू ए बी गुणे बी सी। ए बी गुणे क्या हो जाएगा, बी सी, यानी ए क्रॉस ए से बी की तरफ, ए बी से कहा, बीसी की तरफ। तो ए बी क्रॉस क्या हो जाएगा, बीसी, यानी इस वाले कंपोनेंट का क्रॉस इस वाले कंपोनेंट के क्रॉस ना, यानी इसका ये वेक्टर कंपोनेंट इस वेक्टर कंपोनेंट का क्रॉस प्रोडक्ट है। हम इसको ये लिख सकते हैं क्या, ए बी इंटू बी सी इंटू साइन थीटा। हमें पता है कि ये क्या हो गया हमारा, साइन थीटा होता है। ए पता है हमें, ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है। उसी फॉर्म में लिखा है। ए बी की वैल्यू कितनी हमारे पास है, ए। बी सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए। तो ये हो गया ए गुणे ए इंटू साइन थीटा। एंगल बिटवीन आर बी सी, ए बी एंड बी सी, एंगल बिटवीन आर ए बी एंड बी सी, इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई, साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो ये हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर। तो अभी भी समझ में आ, और ये क्या, क्रॉस प्रोडक्ट तो एक सदिश गुणन होता है ना। तो एरिया क्या हो गया, एक सदिश हो गया। एरिया क्या होगा, एक सदिश हो गया। तो ये हो गया इसका ये। अब रही बात डायरेक्शन की, ये तो निकला मैग्नीट्यूड निकला, हमने मैग्नीट्यूड निकाला। तो किसी भी मैग्नीट्यूड की बात कर ले, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। अब डायरेक्शन की बात करें और वो भी 2D बॉडी के लिए, 2D बॉडी के लिए जो केवल एक्स वाई प्लेन पे हो,
वाई जेड प्लेन पे हो, जेड एक्स प्लेन पे हो, इस प्रकार से यदि कोई बॉडी हो, जैसे रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया ना, लेमिनर बॉडी जैसे टाइप का हो गया, सर्कल टाइप, तस्तरी टाइप का हो गया, तो ये सब क्या होगा, 2D बॉडी के अंतर्गत आ गया। तो अब उसके अंतर्गत मैं आपसे बातें करूं तो इसके यहां इनका जो डायरेक्शन होगा, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन लेना है हमें, तो इसका जो डायरेक्शन होगा फ्रॉम 2D बॉडी वो क्या होगा, नॉर्मली आउटवर्ड होगा। नॉर्मली क्या होगा, आउटवर्ड होगा, और क्या हो जाएगा, नॉर्मली इनवर्ड होगा। यानी ये मान लिया ऐसे है, तो अब यहां पे इस सरफेस, तो यहां इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इस तरीके से परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा बाहर की तरफ, और यही लंबवत होगा कहां, अंदर की तरफ। तो यानी जो 2D बॉडी होती है उस 2D बॉडी के अंदर का 2 डायरेक्शन होगा ना। तो इसी स्क्वायर को मैं कुछ ऐसा बना रहा हूं, इसी स्क्वायर को मैं कुछ ऐसा बना रहा है, तो ये हो गया डायरेक्शन इसका, और एक इसके अंदर से, तो इसके 2 डायरेक्शन होंगे, एक क्या होगा, आउटवर्ड होगा, एक क्या होगा, इनवर्ड। तो किसी भी बॉडी का हमें डायरेक्शन जानना है, तो किसी भी बॉडी में, अभी मैं 2D 3D की बात अभी कर रहा हूं, तो 2D के अंतर्गत बात करें तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो नॉर्मली आउटवर्ड होगा, और नॉर्मली क्या होगा, इनवर्ड होगा। तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो किस पे है, जेड एक्सिस पे। किस पे है, जेड एक्सिस पे। तो हम ये बात कह सकते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल एज ए वेक्टर कंपोनेंट, जब हम ऐसा लिख देंगे कि एरिया वेक्टर इक्वल टू, तो ये हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर। कहां इसका डायरेक्शन, कहां इसका डायरेक्शन, जेड एक्सिस पे। तो जेड एक्सिस पे हम क्या लिखते हैं, एन का कैप। बातें समझ आ रही, जेड एक्सिस पे क्या लिखते हैं, एन का कैप ना। तो यहां पे एन का कैप मतलब जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस पे हम क्या लिखते हैं, के का कैप। तो यहां पे हम ये बातें लिख सकते हैं, के का कैप, या ये बातें लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर, 2 डायरेक्शन है, 2 डायरेक्शन है, एक कहां है, बाहर की तरफ, एक कहां है, अंदर की तरफ। तो हम ये बातें भी लिख सकते हैं, माइनस के का कैप, ये बाहर की तरफ वाला, ये अंदर की तरफ, तो ये दोनों हो सकता है। तो सीधी सीधी बात आप जान ले कि जब हम डायरेक्शन लेंगे 2D बॉडी के लिए, वो नॉर्मली क्या होगा, आउटवर्ड, और कहां होगा, इनवर्ड। तो 2D बॉडी में डायरेक्शन कितने मिलेंगे हमारे पास, 2। 2D बॉडी में जो डायरेक्शन हमें मिलेगा वो कैसा मिलेगा, 2। तो 2 डायरेक्शन मिलेगा, एक हमारा क्या होगा, आउटवर्ड होगा, एक हमारा क्या होगा, इनवर्ड होगा। जैसे हमने ये डस्टर लिया, तो डस्टर के अंतर्गत मैं बात करूं कि अभी मैं एक सिंगल लेयर की मैं बात करूं, तो ये होगा एक रेक्टेंगल शेप में। रेक्टेंगल शेप की बात करें तो इसका एरिया जिस फॉर्मूले से फाइंड आउट करते थे वैसे ही करोगे, तो ये इसका एरिया हो गया, और इस एरिया के अकॉर्डिंग इसका जो डायरेक्शन होगा वो नॉर्मली क्या हो जाएगा, ये आउटवर्ड हो जाएगा, और ये नॉर्मली क्या हो जाएगा, इनवर्ड होगा। तो जो एरिया लेना है उस सरफेस से जिसका एरिया निकालो, उस सरफेस के परपेंडिकुलर एक्सिस पे ना, जो डायरेक्शन होगा उस सरफेस के परपेंडिकुलर लेंगे, वो आउटवर्ड लेंगे या इनवर्ड। कैसी बॉडी के लिए, बार बार बोल रहा हूं, कैसी बॉडी के लिए, 2D बॉडी के लिए। 2D बॉडी में ही हमारे पास 2 डायरेक्शन होगा, एक कहां होगा, आउटवर्ड बाहर की तरफ होगा, एक कहां होगा, अंदर की तरफ। जैसे मैं आपसे करूं, एक सर्कल ले लिया तस्तरी टाइप का, अब तस्तरी टाइप का हमने ले लिया, तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपसे बातें करूं। सपोज कर लेते हैं, सपोज कर लिया कि ये जो रखा हुआ है, ये जो रखा हुआ है, ये आपका एक्स और जेड प्लेन में रखा हुआ, एक्स और जेड प्लेन में रखा हुआ है तस्तरी ऐसे। अब इस तरीके से यदि कोई तस्तरी रखी है तो इसका एरिया जैसे हम निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे, इसका एरिया हम जैसे निकालते हैं वैसे निकालेंगे। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर ना, पाई आर स्क्वायर। डायरेक्शन कहां होगा, एक्स वाई प्लेन पे पड़ा है, तो वाई कहां होगा, आउटवर्ड। हमें पता है ना एक्स वाई जेड क्या होते हैं, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इस वाले प्लेन पे ऐसे पड़ा है, ऐसे पड़ा हुआ है, और इस पे आउटवर्ड कहां हो जाएगा, बाहर की तरफ, आउटवर्ड कहां हो जाएगा, अंदर की तरफ। तो हम इसमें 2 कंपोनेंट लिख सकते हैं, वाई का कैप, वाई का कैप मतलब क्या हो जाएगा, एक्स के कैप पे क्या लिख, एक्स वाले पे क्या लिख, एक्स वाले एक्सिस पे
एक्स का इकाई वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, आई का कैप, और ये होता है जे का कैप, और ये होता है क्या, के का कैप। तो यहां हम लिख सकते हैं जे का कैप, या लिख सकते हैं क्या, पाई आर स्क्वायर माइनस जे का कैप। ये बातें लिख सकते हैं, नोट करो इतना। चलिए, तो अब ये तो चीजें बातें हमने 2D बॉडी को, और 2D बॉडी को हम ओपन सरफेस के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी जान लीजिए कि ये ओपन सरफेस के रूप में भी जानते हैं। यानी 2D बॉडी को ओपन सरफेस कहते हैं, और ओपन सरफेस का जो डायरेक्शन होता है वो दो होता है, एक नॉर्मली आउटवर्ड होता है, वो नॉर्मली इनवर्ड होता है। तो इस तरीके से होगा। अब यदि मैं आपसे बातें करूं, मैं एरिया वेक्टर, यानी मैंने आपको एक बहुत यूनिक चीज बताई कि एरिया नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ना, मैग्नीट्यूड विथ अ डायरेक्शन मिल रहा। तो इस तरीके से, तो अब यहां से जो 2D है, 2D के रेफरेंस में ऐसी बॉडी जो 2D है उसके रेफरेंस में हम उसको ओपन सरफेस कहते हैं, और ओपन सरफेस का डायरेक्शन कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, तो अब 3D के अंतर्गत जो 3D बॉडी जो होती है, 3D जो बॉडी होगी उसके सरफेस को हम लोग कहते हैं क्लोज्ड सरफेस, उसको कहते हैं हम लोग क्या, क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, तो उसको क्लोज्ड सरफेस का नाम देते हैं। जैसे मैं देखिए एक इस तरीके का ये ले लिया, ठीक है, ध्यान से समझो, ये ले लिया, ठीक है। अब यहां से मैं बातें आपसे कर रहा, यदि मैं इस सरफेस की बात करूं तो इसका एरिया जैसे आप निकालोगे एज लाइक स्क्वायर, जैसे भी निकालोगे तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो नॉर्मली क्या होगा, आउटवर्ड होगा। अब हम इसमें इनवर्ड नहीं जाएंगे, अंदर की तरफ नहीं जाएंगे। तो जो क्लोज्ड सरफेस होगा इसका केवल एक डायरेक्शन होगा, वो नॉर्मली कहां होगा, बाहर की तरफ होगा। जो नॉर्मली क्या होगा, बाहर की तरफ। यदि मैं इस सरफेस की बात करूं, नीचे वाले सतह की बात करूं, तो ये कहां होगा, अंदर तो जाएगा नहीं, तो कहां जाएगा, बाहर की तरफ। कहां होगा, बाहर की तरफ। मैं यदि इस सरफेस की बातें करूं आपसे, इस वाले सरफेस की बातें करूं, तो इसका कहां हो जाएगा, बाहर की तरफ। यदि मैं इसकी बातें करूं तो इसका कहां हो जाएगा, बाहर की तरफ। वैसे ही मैं यदि एक सिलेंडर ले लूं और इस सिलेंडर की बातें मैं आपसे करूं, तो इस कंडीशन में यदि इसका डायरेक्शन, इस सरफेस का डायरेक्शन, तो ये कहां होगा, आउटवर्ड होगा। ये कहां हो जाएगा, ये भी कहां होगा, आउटवर्ड होगा। यदि ऐसी बातें करें तो ये बाहर की तरफ, ये बाहर, अंदर नहीं होगा। यानी एक डायरेक्शन की बात हो रही है। केवल कितने डायरेक्शन की बात हो रही है, एक डायरेक्शन की। जैसे हमने मान लिया स्फीयर ले लिया, स्फीयर के अंतर्गत में अब यदि मुझे इसका डायरेक्शन जानना है, ये ना क्या होगा, आउटवर्ड होगा इस सरफेस से, इस सरफेस के नॉर्मली आउटवर्ड होगा। तो यहाँ पे तो ये सरफेस के नॉर्मली आउटवर्ड होगा, ऊपर बाहर की तरफ। कहाँ होगा, बाहर की तरफ, इस तरीके से। ठीक है, तो ये बातें समझिएगा। यानी ये वाला ऐसे सर्कल है जैसे, और ऊपर की तरफ केवल निकल रहा है ना, अंदर नहीं। तो वो बातें, तो ये आपका हो गया क्लोज सरफेस। इसमें केवल क्या होगा, हमारे पास एक डायरेक्शन होगा, वो कहां होगा, नॉर्मली आउटवर्ड होगा, बाहर की तरफ, जो क्लोज सरफेस के नाम से जाना जाता है, 3D बॉडी के रूप में जाना जाता है। और 2D में हमें मिला, दोनों तरफ डायरेक्शन ले सकते हैं। तो सीधी सी बात, जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा यानी एरिया वेक्टर जो होगा, एरिया वेक्टर इक्विवेलेंट ऑफ, हम ये लिख सकते हैं ए का वेक्टर, यानी ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए, एन का कैप, एन का कैप, जिस रेफरेंस में आपको बताना है 2D के, जैसे हमने वहां जे कैप लिया था, के कैप लिया था, वैसे ही हम इसकी बातें करेंगे। ठीक है, तो सीधा सा फॉर्मूला एरिया वेक्टर का यही होगा, एरिया वेक्टर का फॉर्मूला यही होगा ना, ऐसे लिख लो सीधा सीधा। ठीक है, एरिया वेक्टर ए वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ए, एन का कैप। अब समझ में आ रही बात है। तो यानी जो वेक्टर कंपोनेंट है
जो सदिश जो क्षेत्रफल है वह एक क्या है, सदिश राशि है जिसमें परिमाण होता है और क्या होती है, दिशा भी होती है। अब अगली हेडिंग लगा लेंगे, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। तो पहले इसको उतारना है, उतार लीजिए, ठीक है, मिटा दे, उतार लीजिए पहले। चलिए अब यहां से बातें करें, आपसे बातें करूं कि फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो उस कंडीशन को भी मैं आपको बता दूं कि यदि किसी सरफेस से दो प्रकार के सरफेस आपको मिले। अच्छा एक बात और डाल लें, एरिया वेक्टर के रूप में ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं एक ही डायरेक्शन ले रहा हूं। जैसे मान लो हमारे पास ऐसा कुछ कर्व टाइप का हो, ऐसा कर्व टाइप का हो और इसका हमें डायरेक्शन लेना, तो अब यहां से ये कहां हो जाएगा, इस तरीके से। अब यही अंदर की तरफ आएगा, यहां वाले का लेंगे तो ये इस तरीके से यही कहां होगा। तो एक दूसरे को क्या करेंगे, सब पीछे वाला खत्म हो जाएगा, केवल क्या बचेगा, बाहर वाला। तो जो क्लोज सरफेस होगा यानी 3D बॉडी के अंतर्गत हम केवल एक डायरेक्शन लेंगे। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट आप रख सकते हैं, पीछे वाला एक दूसरे को खत्म कर देगा, उसका कोई मतलब नहीं बनेगा, ठीक है, अंदर कोई उसका मतलब नहीं है। अब यहां देखिए एक बात कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी सरफेस से, किसी क्लोज सरफेस से कह ले, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में ही बातें कर रहा, तो किसी भी सरफेस से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं जो लंबवत निकलती है उसकी संख्या की माप ही क्या कहलाती है, वैद्युत फ्लक्स। उसकी संख्या की माप ही क्या कहलाती है, वैद्युत फ्लक्स। बातें समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। यानी क्या हो रहा है, जैसे हमने मान लिया ये एक ऑब्जेक्ट है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और ये हमारा फील्ड लाइन जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की ये फील्ड लाइन जा रही है, जो इसके परपेंडिकुलर निकलेगा, लंबवत बाहर निकलेगा, उसका माप, उसकी माप क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे मैं आपसे बातें कर लूं कि यहां पे हमने एक सरफेस ले लिया, यहां पे हमने एक सरफेस ले लिया इस तरीके का, ये सरफेस लिया, यानी ये सरफेस ऐसे रखा हुआ है, फील करें, ऐसे रख ले, ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, और ये फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से पास हो रही है, ऐसे कर सकते हो, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें से मैं आपसे कहूं, ये थोड़ा सा बाहर, ठीक है। अब यदि मैं आपसे कहूं कि फ्लक्स की संख्या कितनी है, तो यानी जो फील्ड लाइन ना इस सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी उस एरिया के डायरेक्शन में ही निकले, परपेंडिकुलर के डायरेक्शन में ही निकले, उसकी माप क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। 1 2 3 4 5 6 फील्ड लाइन जा रही है, लेकिन परपेंडिकुलर कौन गुजर रहा है, 1 2 3, इसको हम फाई से दिखाते हैं, तो फ्लक्स की संख्या कितनी होगी, 3। बातें समझ में अब आ रही, यानी यहां से हमने यहां से ये लिया और इसमें से ये फील्ड लाइन गुजर रही है, तो यहां से जो इसके परपेंडिकुलर जाएगा, इस तरीके से जो पास होगा, वही क्या कहलाएगा, फ्लक्स की संख्या। वैसे फील्ड लाइन की माप क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये बात हो गई कि ये डिपेंड किस पे कर रहा है। अब एक बात मैं बताऊं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहां पे अधिक हो जाती है, डेंसिटी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाता है, फील्ड लाइन की डेंसिटी बढ़ेगी, फील्ड लाइन की डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा। यदि मैं इसी फील्ड लाइन को, इसी सरफेस को, जो सरफेस अभी है हमारे पास, उसी सरफेस में यदि फील्ड लाइन को मैं पास कर दूं, बहुत पास कर दूं इस तरीके से, तो अब यहां पे क्या हो गया, फ्लक्स की संख्या बढ़ गई। फ्लक्स की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। फ्लक्स की संख्या बढ़ने के परिणाम स्वरूप क्या बढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया।
फ्लक्स की संख्या के परिणाम स्वरूप बढ़ा क्या है? फ्लक्स। बढ़ा क्या है? फ्लक्स। फ्लक्स किसे कह रहा हूं? जो परपेंडिकुलर गुजरेगा, जो फील्ड लाइन इस सरफेस से जो लंबवत अंदर से जो इसको चीरता हुआ बाहर निकले, बात समझ रहे? जो इसके परपेंडिकुलर बाहर निकले, ऐसे वाला ना, ऐसे वाला नहीं, ऐसे वाला नहीं, ये वाला कंपोनेंट, ये जो निकलेगा इस तरीके का निकलेगा, उस फील्ड लाइन की माप क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहां पे देखिए फील्ड लाइन हमने बढ़ा दी, फील्ड लाइन बढ़ गई। फील्ड लाइन बढ़ने का मतलब हमने क्या बढ़ाया है? इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाया है। और इलेक्ट्रिक जब फील्ड बढ़ाई है तो क्या बढ़ गया है? फ्लक्स की संख्या बढ़ गई है। क्या बढ़ गया? फ्लक्स की संख्या। तो हम ये बात कह सकते हैं क्या? फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। ये बातें कह सकते हैं। फाई ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? ई। फ्लक्स की यहां पे क्या होगा? डेंसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा है तो फ्लक्स की संख्या बढ़ी है। तो ये बातें कह सकते हैं वेक्टर कंपोनेंट क्या था। दूसरी बात, यदि मैं कहूं आपसे कि एरिया बढ़ा दूं, एरिया बढ़ा दूं इस तरीके से, यदि मैं एरिया बढ़ा दिया ना, इस तरीके से हमने एरिया बढ़ा दिया इसका, जब एरिया बढ़ाया तो अभी क्या है, मैं नॉर्मली उसी तरीके से बात कर रहा, उसी डेंसिटी की बात कर रहा, लेकिन मैंने यहां भी देखा, हमें देखने को मिला कि फ्लक्स की संख्या बढ़ गई। फ्लक्स की संख्या क्या हो गई? बढ़ गई। ये बात है, यानी ऑब्जेक्ट का, यानी इसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, ये जितना ब्रॉड होगा फील्ड लाइन उतनी ज्यादा बढ़ेगी। ऐसे समझो, जैसे मैं आपसे कह रहा कि इस छोटे से, मैंने मान लिया कि कोई इस तरीके का लेमिनर बॉडी ले लिया, बहुत छोटा सा लेमिनर बॉडी ले लिया, ठीक है, ऐसा, ये फील्ड लाइन जा रही, ये फील्ड लाइन, इस तरीके का फील्ड लाइन गुजर रहा ना, ऐसा। तो अभी देखिए कितनी फ्लक्स की संख्या, कितनी फ्लक्स की संख्या? 3 है। अभी वही है, मैं उसी की बात अभी कर रहा हूं, उसी फील्ड लाइन की बात कर रहा, फील्ड लाइन वही है, लेकिन हमने इसके एरिया को बढ़ा दिया, इसके एरिया को बढ़ा दिया, इस वाले। जब इसके एरिया को बढ़ा दिया, फील्ड लाइन वही जा रही थी, तो ऑटोमेटिक आपको एक चीज देखने को मिल रहा होगा, फ्लक्स की संख्या बढ़ गई। फ्लक्स की संख्या बढ़ गई, हाँ या ना? फ्लक्स की क्या हो गई? संख्या बढ़ गई। यहां पे 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से। तो फ्लक्स कितना हो गया? 6। तो यानी एरिया बढ़ेगा, ये फील देने के लिए फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? वेक्टर है। एरिया बढ़ेगा तो भी क्या बढ़ेगा? फ्लक्स की संख्या। जो ये होता है इन दोनों का कंपोनेंट, वो होता है फाई इक्विवेलेंट ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। कैसे हो रहा है इस बात को भी समझ लो, क्यों कर रहे हैं उस बात को समझ लो, कि फाई इक्विवेलेंट ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। डॉट प्रोडक्ट क्यों ले रहे हैं? डॉट प्रोडक्ट में हम एक बात जानते हैं कि फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, ये बात लेते हैं। तो ये एक बात समझ में आ रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स की संख्या बढ़ जाएगी। फ्लक्स की संख्या किसे कही? ये बातें समझ में आया कि जितनी फील्ड लाइन गुजरेगी, परपेंडिकुलर फील्ड लाइन गुजरेगी, उसकी संख्या की माप ही क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब बढ़ रहा है? जब ये फील्ड लाइन बढ़ रहा है, जब इन फील्ड लाइन बढ़ रहा है तो क्या बढ़ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बढ़ रहा है, यानी डेंसिटी बढ़ रही है, पास पास आ रही है, तो पास पास जब आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाता है। तो इनडायरेक्टली मैं आपसे कह दिया इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने का मतलब क्या बढ़ा? फ्लक्स की संख्या बढ़ गई। दूसरा हमने रेफरेंस देखा कि यदि मैं सरफेस का एरिया, सरफेस को बढ़ा रहा हूं तो फिर भी फ्लक्स बढ़ रहा है। तो दो चीजों पर डिपेंड कर रही है, एरिया बढ़ेगी तो फ्लक्स बढ़ जाएगा, और क्षेत्रफल बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा। तो फ्लक्स इस पे डिपेंड करेगा। मैंने कहा ये इनका डॉट प्रोडक्ट होता है, क्यों होता है उस बात को भी प्रमाण ले लेते हैं। तो ये आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट, छोटा सा फील हमने आपको दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का, छोटा सा फील दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का, उस बात को ध्यान में रखिएगा। तो अब आइए इस बात को देख लेते हैं कि डॉट प्रोडक्ट क्यों होगा।
इसका डॉट प्रोडक्ट क्यों होगा उस बात को जान लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक सरफेस ऐसा है, मान लिया कि हमारे पास एक सरफेस ऐसा है, इस तरीके से हमने एक सरफेस ले लिया, इस तरीके से हमने एक सरफेस ले लिया, ये ठीक है, इस तरीके से हमने एक सरफेस ले लिया, ठीक है, ऐसा ले लिया। अब इसमें फील्ड लाइन जा रही, ये इसका आउटवर्ड होगा वेक्टर, ये नॉर्मली आउटवर्ड होगा। मैं इसका डायरेक्शन पूछा सरफेस का, कहां होगा, नॉर्मली आउटवर्ड होगा। सपोज कर ले कि जो फील्ड लाइन है कुछ ऐसी गुजर रही है, ऐसे ही गुजर रही है। अब आप ये बताओ मुझे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लिया ऐसे गुजर रही है, इस इलेक्ट्रिक बहुत सारे गुजर रहे हैं, मैं एक को भी लिया, ऐसे गुजर रहा, बहुत सारे कंपोनेंट ऐसे ना। हम फ्लक्स किसे कहेंगे, फ्लक्स हमने आपसे बात की जो परपेंडिकुलर निकलेगा, लंबवत जाएगा ना। तो अब यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सरफेस एरिया के साथ, डायरेक्शन ऑफ एरिया के साथ क्या हो जाएगा, थीटा एंगल बना। तो ये जो कंपोनेंट होगा ये हो जाएगा ई कॉस थीटा हो जाएगा, और ये जो कंपोनेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा हो जाएगा। अब मुझे आप बताओ कि ये वाला परपेंडिकुलर गुजर रहा है सरफेस के लंबवत ये निकल रहा है ना, समझ रहा, सरफेस के लंबवत ये निकल रहा है, सरफेस के लंबवत है बट उसके डायरेक्शन में ही है, बात समझो ना। सरफेस का एरिया कैसा है, आउटवर्ड, बाहर की तरफ। अब ये फील्ड लाइन ऐसे कहीं जा रही थी, इस तरीके का जा रहा था, ऐसे 30 डिग्री मान लो थीटा डिग्री पे ऐसे बाहर ऐसे जा रहा था। तो ये तो फील्ड लाइन हम कहेंगे नहीं, फील्ड लाइन हम किसे कहेंगे, इसका दो कंपोनेंट हमने खींचा, ड्रा किया, एक ये वाला कंपोनेंट ड्रा किया है और एक ये वाला कंपोनेंट। इसे फील्ड लाइन आप कहोगे नहीं, इसको फ्लक्स आप कहोगे नहीं, इसको फ्लक्स कहोगे नहीं, ये आपका फ्लक्स हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर जा रहा है, परपेंडिकुलर निकल रहा है। तो परपेंडिकुलर निकल रहा है तो वो कौन सा निकल रहा है, ई कॉस थीटा निकल रहा है, ई कॉस थीटा निकल रहा है। तो हम फ्लक्स की संख्या बताए तो वो क्या हो जाएगा, ए इंटू ई कॉस थीटा, यही तो हो रहा है। तो अब ये आपका कह सकते हैं क्या, फाई इक्वल टू, यहां से दोनों को हम ये लिख सकते हैं, हम बात ये कर सकते हैं यहां से ई कॉस थीटा इंटू ए, तो हम ये बातें कह सकते हैं कि वेक्टर ई डॉट वेक्टर है, देखिए डॉट प्रोडक्ट है। अब बातें समझ में आ रही, क्लियर हो रहा है। मैं डॉट प्रोडक्ट क्यों ले रहा, क्योंकि ये कंपोनेंट, ये वाला तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन मैं इनकी संख्या की माप नहीं कह रहा, फ्लक्स जो परपेंडिकुलर गुजरेगा सरफेस के दिशा में जो गुजरेगा उसी को हम बात करेंगे, उसकी बात करेंगे, यानी जो इस तरीके से इसको चीरता हुआ जाएगा, यानी ये सरफेस से जो ऐसे जाएगा इस तरीके से पास करेगा उसी को कहोगे। ये पास कैसा कर रहा है, ये पास ऐसा कर रहा है, इस तरीके से पास कर रहा है, ऐसा ना, इस तरीके से पास कर रहा है सरफेस के, लेकिन हमें ये वाला कंपोनेंट लेना है, ऐसा वाला। ये जब ऐसे जाएगा तब वो फ्लक्स कहलाएगा, तब वो क्या कहलाएगा, फ्लक्स। ये वाला क्या कह रहा है, ई कॉस थीटा, उस सरफेस से ऐसे, उस सरफेस से ऐसे जा रहा है, ये जा रहा है, तो ये वाला तो होगा नहीं, जो ऐसे जाएगा उसी को कहेंगे। तो बातें समझ में आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट क्यों लेंगे, तो इस तरीके का एक्सप्रेशन। तो अभी फील आ रहा होगा कि विद्युत फ्लक्स किसे कह रहा है, विद्युत फ्लक्स क्यों कह रहा है, डॉट प्रोडक्ट क्यों ले रहे हैं, ये बातें समझ में आ रहा है। तो यहां पे हमने क्या लिया है, इस तरीके के एक्सप्रेशन को लिया, एक ऐसे नॉर्मली मैंने समझाने के लिए लिया कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा गुजर रहा है और यहाँ पे क्या होगा, ये वाले कंपोनेंट, दो वेक्टर कंपोनेंट मिले, एक क्या हो जाएगा साइन थीटा, एक हो जाएगा कॉस थीटा, एक हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा वाले से इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट को हम क्या कहेंगे, उसको हम फ्लक्स कह ही देंगे। हमने फ्लक्स किसको कहा, जो परपेंडिकुलर गुजरेगा, लंबवत गुजरेगा उस सरफेस से, लंबवत गुजरेगा उस सरफेस से, उसकी बातें हम आपसे कर रहे हैं। एक और बातें कर लेते हैं इसी के साथ साथ कि यदि ये ऐसा रहा, ये ले लिया, ऐसा रहा ना, मान लिया ऐसे तस्तरी टाइप का, ठीक है,
कोई फील्ड लाइन यहां से ऐसे गुजर रही है, सरफेस ऑफ एरिया से ना ऐसे। अब यहां पे ये हो गया ए, ये एरिया की दिशा हो गई ना। अब एक बात बताओ मुझे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैं आपसे कहूं कि क्यों, अब यहां पे बातें कहो तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहोगे, फ्लक्स किसे कहोगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो ऐसे गुजरे, तो इसका कौन सा कंपोनेंट होगा, ई कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब क्या, इधर हो जाएगा ई 30 डिग्री, और ये जो कंपोनेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ई साइन 30 डिग्री। बातें समझ में आ रही। अब ये ऐसे रखा हुआ है, ये ऐसे रखा हुआ है, तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, फील्ड लाइन है, वो ऐसे जा रही है। जब ऐसे जा रही तो हम फ्लक्स नहीं कह रहे, ऐसे गई है तो हम फ्लक्स नहीं कह रहे। कब, जब यही वाला ऐसे हो जाएगा तब हमारा क्या कहलाएगा, फ्लक्स कहलाएगा। बातें समझ आ रही है। अभी फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, सरफेस ऐसा ही है, सरफेस ऐसे पड़ा हुआ है ना। अब ये फील्ड लाइन ऐसे गई है, समझ में आ रही बात है, ऐसे गुजरी है। इसके दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इसका ये वाला, एक कंपोनेंट इसका ये वाला, एक ऐसा है, तो एक कंपोनेंट इसका ये वाला हो गया ना, और एक कंपोनेंट इसका इधर वाला हो जाएगा, एक कंपोनेंट इसका इधर ना, ये वाला एक कंपोनेंट हो जाएगा। बातें समझ में आ रही। ये इस तरीके से देखो, तो ये वाला तो आपको कहोगे नहीं, फ्लक्स कहोगे नहीं, फ्लक्स किसको कहोगे, इस वाले को जो इस सरफेस से परपेंडिकुलर गुजरे। अब बातें समझ में आ रही। तो यहां पे बात वही करना है कि ये वाला ही बनाएगा हमारा फ्लक्स। तो फ्लक्स के लिए हम बातें करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई cos 30 इंटू क्या हो जाएगा, एरिया। अब बातें समझ में आ रही। तो ये हो गया फ्लक्स। अब जो बुक में है आपके ना, तो फ्लक्स निकालने आप निकाल लोगे, कैसे लेना है, ठीक है। अब जो आपके बुक में है, जो डेरिवेशन के रूप में देता है कि क्या होता है, तो सीधा सीधा मतलब जानिए कि जो फील्ड लाइन किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर गुजरेगी, लंबवत गुजरती है, उस वैसी विद्युत बल रेखा की माप ही क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। बात समझ आ रही है। यानी किसी भी सरफेस से किसी भी सरफेस के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखा की माप ही क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। बात समझ में आ रही है। अब इसके अंतर्गत जैसे हम ऑर्डिनरी ले ले कि इस तरीके का कोई सरफेस हमारे पास अवेलेबल है, इस तरीके का कोई सरफेस है, ठीक है। अब इसमें हम कह रहे हैं कि बहुत सारी फील्ड लाइन जा रही है, कर्व टाइप का है, तो मुझे पता नहीं, आइडिया नहीं है, या सीधी सीधी बात करो, फील्ड लाइन कैसे भी गुजर रही है, किसी भी तरीके से ऐसे गुजर रही है, रैंडम ले रहे हैं, ठीक है। तो अब ये तो बातें आपको मैं समझा दिया कि इसका ये वाला इसका डायरेक्शन यदि ऐसा मान लिया आउटवर्ड, तो ये इसका यहाँ पे ई है, तो ये हो जाएगा ई कॉस थीटा हो जाएगा, ई साइन थीटा हो जाएगा, ऐसे सबका हो जाएगा, ऐसे क्या हो जाएगा, सबका हो जाएगा। तो हमें यही कंपोनेंट लेना है। चलिए सीधी सी बात समझिए कि मैं इस पूरे सरफेस से हमें बताना है कि कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। मैं तो केवल एक छोटे से ऑब्जेक्ट के, अब यहाँ पे तो मैं एक छोटे से इस वाले एरिया की बात कर रहा हूं। ऐसे बहुत सारे फील्ड लाइन गुजर रही है, ऐसे बहुत सारी फील्ड लाइन गुजर रही है, तो मैं एक का निकाल के उस एरिया के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन कर देंगे। बातें समझ में आ रही। तो एक का मैं निकाला, तो यानी इसका एरिया ए, तो इसका एरिया हमने मान लिया डी है, इसका एरिया हमने क्या मान लिया, डी है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिमिलर, इलेक्ट्रिक फील्ड घट बढ़ नहीं रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम जा रहा है, समान, एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड सबको जा रहा है। अब वो सरफेस के अकॉर्डिंग कहीं कम कहीं ज्यादा है, इस तरीके का, ठीक है। तो अब उसके अकॉर्डिंग हम बात आपसे कर ले, तो यहां पे क्या हो जाएगा कि फाई डी फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ई इनटू क्या हो जाएगा, डी ए डॉट प्रोडक्ट। अब मैं इनका इंटीग्रेशन कर दूं तो पूरे सर्फ इंटीग्रेशन कहाँ के लिए, ए के लिए, तो ये हो जाएगा क्या, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर ई डॉट क्या हो जाएगा, डी, ऐसा हो जाएगा, ऐसा बुक में लिखा होगा, ठीक है। ये बात है, सिंपली जानो बात, सवाल लगाना है तो फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, इस तरीके की बातों को आप रखिए दिमाग में।
बातें अब समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा। मुझे फ्लक्स निकालना है तो किस तरीके से फ्लक्स की बातें हम करेंगे, तो फ्लक्स किसे कहे। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी ना कि फ्लक्स कैसे हो रहा। बुक के डिजाइन की बात की तो कुछ ऐसा होगा कि मैंने एक छोटे से कंपोनेंट से निकाला कि कितनी फ्लक्स होगी, निकाला और उसका पूरे एरिया के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन कर दिया, तो ये फाई ई हो गया और ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ ए ई इंटू डॉट डी ए। अब इसको आप कॉस थीटा के फॉर्म में लिख सकते हो, डॉट प्रोडक्ट है तो ये आपका डॉट प्रोडक्ट लेने का, इसका मतलब क्या, जो फ्लक्स है वो कैसी राशि है, अदिश राशि। अदिश राशि कैसी राशि है, अदिश राशि है। अब इनके हम यूनिट की बात कर ले, इनके यूनिट की मैं बातें आपसे कर लूं, ठीक है, थोड़ा सुंदर से कर दूं क्या, ठीक है, आइए कर लेते हैं। जैसे हमने आपसे बातें की कि ये इस तरीके का सरफेस है, ऐसा सरफेस है, ये इस तरीके का सरफेस है, बहुत सारी फील्ड लाइन गुजर रही है, बहुत सारे फील्ड लाइन गुजर रहे हैं इसमें से ना, बहुत सारी फील्ड लाइन गुजर रही, लेकिन हमें क्या लेना है, क्लोज सरफेस के अकॉर्डिंग। यदि मैं आपसे कहूं कि मैं यदि यहां वाले पार्ट से कितनी विद्युत बल रेखाएं बाहर गई, यदि मान लिया इसका क्षेत्रफल ए है, इतने वाले एरिया से कितनी फील्ड लाइन बाहर गई है, मैं छोटे से एरिया से मार्क कर लूं, क्योंकि इसके दो कंपोनेंट देखने को मिलेंगे। इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऐसे बात समझो कि यदि ये ऐसे जा रहा तो ये इसका डायरेक्शन आउटवर्ड होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा थीटा, ये ई, ये आपका हो जाएगा ई कॉस थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा ई साइन थीटा हो जाएगा। अभी पीछे डिस्कस किया, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो ये बनाएगा। तो एक से मैं निकाल लूं, एक से निकाल लो तो बाकी बातें कर सकता हूं। एक से कितनी फील्ड लाइन जा रही है, तो डी फाई इक्वल टू कितनी जा रही है, ई कॉस थीटा जा रही है। कितने सरफेस से जा रही है, ये पूरा सरफेस कितना है ए, तो इसका सरफेस कितना होगा डी ए, तो ये क्या हो जाएगा डी ए। अब मैं इसको ये बात कह सकता हूं, कह सकता हूं डी फाई इक्वल टू, ये बातें कह सकता हूं ई इंटू, यानी क्या हो जाएगा ई डॉट क्या हो जाएगा डी, ये बातें कह सकता हूं। ये तो बात हो गई, ये इतनी फ्लक्स की संख्या केवल कहां हो गई, इस वाले सरफेस से। मुझे पूरे सरफेस से बात करनी है, इस कॉन्सेप्ट को रखिएगा, गॉस प्रमेय में बहुत यूज आने वाला। अब पूरे कॉन्सेप्ट पूरे सरफेस की बात कर रहा, तो मैं क्या करूंगा, इस सरफेस के अकॉर्डिंग हम इसका इंटीग्रेशन कर दें। तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा डी फाई, और ये आपका क्या हो जाएगा ए के अकॉर्डिंग, तो वेक्टर ई डॉट क्या हो जाएगा वेक्टर ए, और इसको लिख सकते हैं हम लोग फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ ए, और ये वेक्टर ई डॉट वेक्टर क्या हो जाएगा ए, ये आपका हो गया। क्लियर है, बात समझ में आ रही। यूनिट की बातें करें तो सीधा सीधा मैं लिनियर बॉडी के लिए, लैमिनर बॉडी के लिए, 2D बॉडी के लिए भी ऐसा ही कुछ प्राप्त किया था कि फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। यदि मैं यहाँ यूनिट की बातें करूं, मात्रक की बातें करूं, तो मात्रक क्या हो जाएगा फाई इक्वल टू एरिया का मात्रक। एरिया के मात्रक की बात करें तो आप एरिया बराबर क्या निकाले थे, एफ अपॉन में क्यू निकाले थे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो न्यूटन, ये क्या हो जाएगा न्यूटन पर क्या हो जाएगा कूलम, और ये गुणे एरिया तो ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्या हो जाएगा कूलम। इस तरीके से बातें करेंगे। इसके डायमेंशन की मैं बातें आपसे कर लूं, डायमेंशन की बातें करूं तो ये आपका हो जाएगा बीमा, बीमा क्या हो जाएगा फाई इक्वल टू न्यूटन का क्या होगा mlt के पावर -2, मीटर स्क्वायर का क्या होगा एल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, और यहाँ पे कूलम का क्या हो जाएगा 80, कूलम का क्या होगा 80, तो ये क्या हो जाएगा m एल क्यूब हो जाएगा, एल क्यूब हो जाएगा, टी ऊपर जाएगा टी माइनस हो जाएगा, तो टी के पावर -3 हो जाएगा, और यहाँ ए के पावर क्या हो जाएगा -1। ये इसका डायमेंशन, और ये एक कैसी राशि है सदिश राशि, सॉरी अदिश राशि। कैसी राशि है अदिश राशि। और क्षेत्रफल कैसी राशि है सदिश राशि। ये अदिश है और क्षेत्रफल कैसी राशि थी सदिश राशि थी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, मन लगा के पढ़िएगा। बेस्ट ऑफ लक।
आगे के लेक्चर में इसी कॉन्सेप्ट को मैं आगे बढ़ाते हुए गॉस के थ्योरम को पढ़ाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।